हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां आज हम लोग जून महीने की जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों आपने जून के महीने में ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दो जो देश हैं इंपॉर्टेंट देश, सबसे पहला क्या यूएसए और दूसरा कौन सा है, आपने इजिप्ट का नाम सुना होगा अफ्रीका में। इन दोनों देशों के दौरे पे गए थे, ठीक है ना। तो हमारे लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह इजिप्ट का दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो एक तरीके से यहाँ पे जो जहाँ जहाँ घुमा है ना उन्होंने उन्होंने पोस्ट भी किया है उस देश के, मतलब उस जगह के बारे में इंपॉर्टेंस को बताया हमें। तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से एक चीज़ निकल के आता है क्या, उनको जो है ना जो मिस्र है, मिस्र इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है। तो इजिप्ट का जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ नाइल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एक बात तो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हो गई हमारे लिए, ठीक है ना, कि सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ नाइल जो अवार्ड है रिसेंटली वो किसे दिया गया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है। जो कि कहाँ का अवार्ड है, तो याद रखना इजिप्ट का अवार्ड है, ठीक है। एक बातें तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी वहाँ पे हेलियोपोलिस, ठीक है, वॉर सेमेट्री में गए थे। वहाँ पे एक तरीके से घूमने के लिए, कहिए कि एक तरीके से भारतीय सेना है ना, वहाँ पे वो उसको कहिए पुष्प अर्पित करने के लिए गए थे। तो हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भारतीय सैनिक जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारे गए थे, ठीक है, उनकी यहाँ पे एक तरीके से कहिए समाधि स्थल या उनके उनके याद में एक तरीके से स्मारक बनाया गया छोटे छोटे यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं क्या, हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आएगा यही कि हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री वो कहाँ है, ठीक है ना। हमें लगेगा कि तो अजीब सा पूछा गया, लेकिन याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे पुष्प अर्पित की है, इस वजह से ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारे जो सैनिक थे, हम जो शहीद हो गए थे, उनके उनके लिए क्या किया गया, ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री में नरेंद्र मोदी घूमने गए, जो कि कहाँ पे है, इजिप्ट में है, ठीक है ना। एक बात है तो ये हो गई। तीसरी बात है जो आपने देखा होगा इनके ट्विटर हैंडल पे, अल हकीम मॉस्क, ठीक है ना, जो कि मिस्र के कायरो में है ये मॉस्क, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा एक वर्ड में क्या, कि अल हकीम मॉस्क कहाँ पे है, किस देश में है, तो याद रखना में क्या, कि ये है इजिप्ट में, ये है इजिप्ट में, ठीक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी पिछले महीने क्या थे, वहाँ की यात्रा पे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट 7 वंडर में से एक जो आता है पिरामिड्स ऑफ गीजा, गीजा का पिरामिड, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमने गए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि 7 वंडर में से क्या है, एक है, जिसमें कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ताजमहल भी है 7 वंडर में से एक, ठीक है। तो पिरामिड गीजा भी उसमें से एक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्र का, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें थी जो कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इजिप्ट का दौरा किया था, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ये मॉस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पिरामिड्स ऑफ गीजा है जो कि मिस्र की राजधानी कायरो में है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलियोपोलिस वॉर सेमेट्री है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल जो इजिप्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये दिया गया है। तो ये जो 5-6 बातें हैं ना जो मिस्र से रिलेटेड हैं, इजिप्ट से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, तो इस वजह से रट लीजिए इन सारे टॉपिक को, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आएगा, इजिप्ट है कहाँ पे। जब आप अफ्रीका में जाएंगे कॉन्टिनेंट में, तो आप ये देखेंगे इजिप्ट, ये वाला रीजन है इजिप्ट, इसकी राजधानी क्या है, कायरो। इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो, रट लीजिए। जो भी देश न्यूज़ में आया उसकी राजधानी को सबसे पहले देख लीजिए कहाँ है, कायरो। और ये कायरो को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सुएज कैनाल के बिल्कुल ही देखेंगे आप, पास में है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल पे अधिकार किसका है, तो इजिप्ट का है, ठीक है। तो सुएज कैनाल पे अधिकार किसका है, इजिप्ट का है, ठीक है। और ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेड सी से भी लगती है, इसकी सीमा मेडिटेरेनियन सी से भी लगती है, याद रखना है, ठीक है ना। अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसकी सीमा रेड सी से भी लग रही है, दूसरी बात इसकी सीमा मेडिटेरेनियन सी से भी लग रही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों एक जीआई टैग से रिलेटेड न्यूज़ है क्या, इसाद मैंगो जो आम है ये देख रहे होंगे, ठीक है। ओवल शेप के कारण इसका शेप भी कुछ मतलब ओवल टाइप का है, कुछ मतलब यूनिक सा है और आमों से, तो इसको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इसाद मैंगो को, ठीक है। और ये है कहाँ का, किस स्टेट का है ये, तो याद रखना दोस्तों ये कर्नाटका का है, ठीक है ना। तो हम डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखेंगे अंकोला का है कहाँ का है, बेसिकली स्टेट भी अगर आपको याद है तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, कर्नाटका में दिया गया है किसको, जो हमारा आम है कौन सा, इसाद मैंगो, याद रखना इसाद मैंगो, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 1999 का जो हमारे यहाँ पे एक्ट है जीआई टैग का, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके थ्रू क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। और मैंने एक पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये याद रख लेना है, 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वह है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023, याद रखना एक वर्ड इसमें जो हाईलाइट करने वाला है वो है अंडर 20 वाला, ठीक है ना।
ये अंडर 20 का मतलब क्या है, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है बड़े लेवल पे, जो कि इससे बड़ा है, ठीक है, नेशनल लेवल पे होता है, वो नहीं है, ये अंडर 20 वाला है। क्योंकि अगर आपको पता हो, अर्जेंटीना ने इस बार का जो एक तरीके से नेशनल लेवल का जो होता है फीफा वर्ल्ड कप, उसको जीत लिया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा क्या था, किसके अब फीफा अवार्ड किस किस मेंस को दिया गया, तो लियोन मेस्सी को दिया गया था, आपने वो न्यूज़ भी देखी थी, ठीक है ना। ये कौन सा न्यूज़ है, ये अंडर 20 से रिलेटेड न्यूज़ है ये, ठीक है। तो हो कहाँ पे रहा था ये, ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड कप फीफा का तो हो रहा था अर्जेंटीना में। कहाँ पे, अर्जेंटीना में हो रहा था। एक बात यह याद रखनी है। दूसरी बात, किसने जीता है, उरुग्वे जीत गया है, उरुग्वे जीत गया है। इसने किसको बीट किया, इटली को 1-0 से हरा के इटली को उरुग्वे जीत गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फीफा का अंडर 20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जा रहा है, तो आपको अर्जेंटीना टिक मार देनी है, ठीक है। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है क्या कि अंडर 20 जो फीफा का वर्ल्ड कप है किस देश ने जीता है, तो उरुग्वे ने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो इटली को हरा के जीता है। बस इतनी बातें याद रखिए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है स्पोर्ट्स में से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना चाहिए, आना ही चाहिए इसे पेपर में, ठीक है ना, किसी किसी पेपर में। क्या है ये, द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो WHO कंडक्ट कराता है। क्या है ये इसका पूरा नाम, द हेल्थ फॉर ऑल, क्या है, द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। आप कहेंगे ये किस तरीके का नाम हुआ, हेल्थ से रिलेटेड है और फिल्म से रिलेटेड है। दोस्तों मुझे अगर हेल्थ के बारे में अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो मैं किस किस के थ्रू कर सकता हूँ, क्या फिल्म एक जरिया नहीं हो सकता क्या, जो कि बहुत आसानी से एक तरीके से अवेयर किया जा सकता है लोगों को, ठीक है ना, हेल्थ के लिए। तो WHO क्या कर रहा है, वही कर रहा है क्या कि फिल्म के द्वारा जो हेल्थ के बारे में है ना, वो अवेयरनेस कर रहा है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से फिल्म को सिलेक्ट करता है, किसी भी देश के फिल्म को सिलेक्ट करता है, देखता है कि किस फिल्म ने किस देश में कितने ज़्यादा हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट की। तो उसी के लिए क्या किया गया है, इंडियन फिल्म को पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुना गया है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्री है ये एक, ठीक है। क्या नाम है उसका, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। क्या नाम है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ये एक तरीके से फिल्म का नाम है। और इस फिल्म को किसने बनाया है, तो डायरेक्टेड बाय वंदिता सहारिया, जो कि कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। किसने बनाया है, वंदिता सहारिया ने बनाया है। और फिल्म का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया जाता है, तो WHO के एक तरीके से हेडक्वार्टर जानते होंगे आप, कहाँ पे है WHO का हेडक्वार्टर, जेनेवा, ठीक है। ये कि एक बात आप याद ये रख लीजिए WHO के बारे में। दूसरी बात क्या याद रख लीजिए, क्या कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। 1948 में ये बनाया गया था WHO, ठीक है ना। तो हेल्थ फॉर ऑल के लिए, पूरी दुनिया में हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए WHO काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया था आपको कि फिल्म का मेन मोटिव क्या होता है, WHO जो कर रहा है मेन क्या है कि एक तरीके से लोगों के बिहेवियर को किस तरीके से चेंज किया जाए, ठीक है ना, हेल्थ को लेके, ठीक है। उनके बीच अवेयरनेस को कैसे क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। तो फिल्म भी एक जरिया हो सकता है दोस्तों। तो इस वजह से क्या कर रहा है WHO, इसमें काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फिल्म का नाम रट लेना है, ठीक है। और किसने बनाया है ये भी रटना है आपको, वंदिता सहारिया, ठीक, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ है दोस्तों, इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल, ठीक है ना। आपको पता है एक सिंगल भी होता है, एक पता है कि डबल्स भी होता है। मतलब सिंगल्स में क्या होता है, सिंगल लोग बैडमिंटन खेलते हैं। डबल्स में क्या होता है, एक साइड दो दूसरे साइड भी दो। तो मेंस डबल है ये, ठीक है। इंडोनेशिया ओपन है ये, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया है, क्या जीत लिया इन्होंने, विनर हैं ये। क्या नाम है इनका, बस हमें इतना ही देखना है, ठीक है ना। इनका नाम है सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, और दूसरे का नाम है चिराग शेट्टी। इन्होंने क्या किया है, जो इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल बैडमिंटन है उसको जीत लिया है, ठीक है। नाम क्या बोला मैंने, सात्विक साईराज, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों का नाम याद रखना है। इन दोनों ने क्या किया है, इंडोनेशिया ओपन को जीत लिया है, ठीक है ना। तो सीधे नाम आएगा कि इंडोनेशिया ओपन को जीतने वाले एक तरीके से भारतीय है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री रच दिया है ऐसा करके, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा, चिराग का और सात्विक साईराज का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, एक है एक्सरसाइज जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2023। क्या नाम है इसका, खान क्वेस्ट, ठीक है। अब ये पेपर में आएगा तो बहुत लोगों के रेंज से बाहर का हो जाएगा, तुक्का नहीं लगाया जा सकता है ऐसे एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सीधे एक लाइन में याद पता होना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पे है। कहाँ पे हुआ है, मंगोलिया। कहाँ पे हुआ है, मंगोलिया। अब आपका काम क्या है, मंगोलिया को मैप पे देखना, मंगोलिया का मैप पे जरूर देखिए, ठीक है ना। तो याद रखना आपको क्या, इसमें मल्टीलेटर एक्सरसाइज है। तो ये मैं बता देता हूँ, मल्टीलेटर का मतलब क्या होता है कि इसमें एक मतलब दो देश शामिल नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया का मान के चलिए कि रशिया के साथ है, ठीक है, हम इसको मल्टीलेटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे बायलैटरल, ये दो देशों के बीच हो रहा है।
ठीक है, तीन देशों के बीच हो रहा है तो ट्राइलेटरल बोल देंगे उसको। लेकिन जब 3 से ज़्यादा देश आ जाते हैं, 4 से ज़्यादा देश आ जाते हैं, 5 से ज़्यादा देश आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल। तो इसमें क्या है, 20 कंट्रीज़ आए थे पार्ट लेने के लिए। कितने कंट्री? 20 कंट्रीज़ आए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओवर 20 कंट्रीज यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में, जो कि मंगोलिया में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, इंडिया भी गया था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि 7th UNGA प्रेसिडेंट चुने गए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के 6 मेन बॉडी बने हैं, 6 मेन ऑर्गन हैं, उसमें से एक है क्या, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। अब सीधे इनका करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा तो सीधे इनका नाम पूछ लेगा, क्या इनका नाम क्या है, तो डेनिस फ्रांसिस। इनका नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस, जो कि कहाँ से है, त्रिनिदाद टोबैको से हैं। कहाँ से हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैको से, ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है इनके बारे में कि इनका नाम क्या है, तो डेनिस फ्रांसिस का नाम है, ठीक है। इनको चुना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको एक और चीज़ टॉपिक याद होगी, क्या, वर्ल्ड बैंक के नए CEO नियुक्त किए थे, याद होगा आपको, क्या, अजय बांगा का नाम याद आ रहा होगा। तो इनके साथ ही ऐड कर लीजिए उनको भी, ठीक है ना, कि नए अपॉइंटमेंट कैसे हुए हैं यूनाइटेड नेशन में भी, वर्ल्ड बैंक में भी, ठीक है। इस तरीके से आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की जो न्यूज़ है ये है कवच सिस्टम के बारे में। कवच प्रोटेक्शन सिस्टम, आपने देखा होगा कि ओडिशा के बालासोर में बहुत ही मतलब एक ये दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था। मतलब 3 गाड़ियों के आपस में कोलिजन हुई थी, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो कवच सिस्टम है वो बहुत न्यूज़ में आ गया था, ठीक है ना। तो कवच सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन क्या क्या मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ये कवच सिस्टम है रिलेटेड किससे है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये ट्रेन में लगा होता है ये, ठीक है ना। ट्रेन के जो इंजन है ना, लोको पायलट इंजन में लगा देते हैं इसको, या इसको पटरी जो होते हैं ना, जो लाइन है पटरियों का, उसमें सेट कर देते हैं। क्या होता है इसके लगाने से, इसके लगाने से ये होता है कि ट्रेन के जो कोलिजन होते हैं ना, जैसे एक ही पटरी है, ठीक है, एक पटरी में अगर दोनों एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें दौड़ रही हैं इधर से, क्योंकि अब इसमें टक्कर होने की संभावना बहुत ज़्यादा, टक्कर हो जाएगी हाई स्पीड में, तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी। इस कोलिजन को रोकने के लिए, ठीक है ना, कवच सिस्टम को लाया गया था इंडिया में, ठीक है, इसी कोलिजन को रोकने के लिए। और लाया था किसने, तो दोस्तों आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाया किसने लाया, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO इसका पूरा नाम है, क्या, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से इंडियन रेलवे के अंदर में काम करता है, ठीक है, एक विंग है, इसी ने इसको बनाया था। नाम पक्का याद रखना इसका, क्या, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, इसने ही इसको बनाया था। दोस्तों ये किस सिस्टम पे काम करता है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंफ्रारेड सिस्टम पे काम करता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। क्वेश्चन तो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं ना, ये जो कवच सिस्टम है किस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो काम करता है ना, ये RFID सिस्टम पे काम करता है। कहेंगे ये क्या, कौन सा सिस्टम हुआ, इसको बोलते हैं क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, ये किसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया जा सकता है, तो लोकोमोटिव में, जो मैंने कहा इंजन जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है ट्रेन का, ठीक है। दूसरा कहाँ पे, ट्रैक्स पे, जो पटरियाँ हैं ना, इस पर भी इसको सेट किया जा सकता है, और यहाँ पे भी, ठीक है, इंजन में भी। अब सवाल है कि काम कैसे करता है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे काम करता है। जैसे आप देख रहे होंगे, क्या, इन दोनों के ऊपर 2 एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। ये जो इंजन है ना, दोनों ट्रेन के इंजन में आप देख रहे होंगे, क्या, एक पे है GPS एंटीना और दूसरा लगा हुआ है कौन सा, ये रेडियो एंटीना, ठीक है, दोनों लगा हुआ है। ये है ये रेडियो एंटीना, ये है GPS, ठीक है। दोनों एक एंटीना दोनों इंजन पे लगा हुआ है। क्या होता है कि जब इसमें कवच को लगा दिया जाएगा तो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, जल्दी से यहाँ तक पहुँचता रहेगा और इस ट्रेन तक भी पहुँचता रहेगा, इस ट्रेन तक भी पहुँचता रहेगा, दोनों एक साथ पहुँचते रहेंगे, और एक ही ट्रैक पे दोनों दौड़ रहे हैं तो, ठीक है। और दोनों ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाएगा, एक मिनट, हाँ, दोनों ट्रेनों को ये पता चल जाएगा कि एक ही ट्रैक पे कहीं ना कहीं गाड़ी आ रही है, एक दूसरे के सामने आ जाएगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगना धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और गाड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों, वहीं रुक जाएगी, और ट्रेन में जो कोलिशन होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है, क्या, कि इंजन के ऊपर ये एक तरीके से इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है एंटीना को, ठीक है। GPS का भी यूज़ किया जाता है इसमें रेडियो एंटीना का भी यूज़ किया जाता है। दोनों सिग्नल दोनों ट्रेन पे जाता रहता है, ये सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, ये सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, GPS भी एक सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, एक सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, और जाके लास्ट में कन्फर्म हो जाएगा क्या, कि क्या है, ट्रेन एक ही पटरी पे दौड़ रही है और कोलिजन को रोका जा सकता है,
ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये RFID सिस्टम है जिस पे ये काम करता है। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेगी क्या, कि RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम पे काम करता है, एक बात है ये। दूसरी बात है क्या, कि इसको कहाँ-कहाँ इंस्टॉल किया जा सकता है, तो मैंने दिखाई दिया आपको क्या, इंजन के ऊपर भी लगाया जा सकता है और पटरी में भी इसको सेट किया जा सकता है, जो कि लाइन है। तीसरी बात है क्या, कि इसको एक तरीके से किसने बनाया है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO जिसको हम नाम कहते हैं, उसने इसको बनाया है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि इस बार के मतलब पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कवच, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे, अगर मुझे लगता है कि हाँ जून में और भी घटनाएं घटी हैं जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर इसका रिविजन कीजिएगा और बताइए कैसा लगा आपको क्लास। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।